ओके, फर्स्ट सवाल हम देखेंगे क्या कह रहा है। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू ए आयरन एंड बी वाटर। तो आयरन और वाटर में से होकर साउंड गुजर सकती है ना। मान लो ये आयरन का ब्लॉक है और यहाँ वाटर रखी हुई है एक कंटेनर में। ओके, तो क्या वाटर के अंदर से साउंड पास कर सकती है या आयरन ब्लॉक के अंदर से, ये सवाल है। ओके, तो इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, यस। ओके, तो साउंड पास कर सकती है आयरन और वाटर से, है ना। तो क्या लिखोगे? यस, साउंड कैन पास थ्रू द आयरन एंड वाटर। ओके, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो उससे साउंड पास हो जाएगी। अगर इसके जगह एल्यूमिनियम होता उससे भी पास कर जाती। ओके, इसके जगह कोई भी सब्सटेंसेस होते, मान लो स्टील होती, कुछ भी होती, स्टोन होती, उससे भी साउंड क्या होती? पास कर जाती। सेम गोज विथ लिक्विड, लिक्विड से भी साउंड पास करेगी। ओके, साउंड की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, है ना। आयरन से स्पीड मान लो कुछ ज़्यादा होगी, वाटर में कुछ कम होगी, है ना। मटेरियल टू मटेरियल साउंड की स्पीड बदलती रहती है, लेकिन पास कर जाएगी वो सबसे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो इसका आंसर होगा नहीं, साउंड वैक्यूम में से होकर नहीं गुजर सकती है, लेकिन लाइट गुजर सकती है। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साउंड कैंट पास थ्रू द वैक्यूम। ओके, साउंड को गुजरने के लिए यानी साउंड को प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। फॉर एग्जांपल एयर क्या है? गैस है, उसमें से साउंड पास करती है। आयरन क्या था? सॉलिड था, उससे साउंड पास करती है। इसी तरह वाटर लिक्विड थी और उससे भी साउंड पास करती है। क्लियर हो? लेकिन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मटेरियल। ओके, तो जब मटेरियल एब्सेंट होगी, नहीं होगी, तो उससे साउंड नहीं पास करेगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेम द टाइप ऑफ वेव्स विच आर यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर ऑन मून। ओके, तो कह रहा है कि उस वेव की टाइप बताओ जिसे एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। कहाँ? मून के ऊपर। ओके, या स्पेस में भी कह लो, ठीक है, मून पे, स्पेस पे, कहीं भी। तो मून में क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, है ना। तो उस केस में आप बोलोगे यहाँ से, और यहाँ से आपने बोला और एस्ट्रोनॉट यहाँ है, ये सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, है ना। अर्थ पे क्या होती है? आप यहाँ हो और जिससे आप बात करना चाह रहे हो वो यहाँ है। तो जब आप बोलते हो, बिकॉज आप दोनों के बीच में क्या है? एयर है, तो साउंड वेव प्रोपागेट होती है एयर में से होकर जिससे आप बात करने जा रहे हो उस तक।
लेकिन मून में ऐसा कुछ होता है नहीं है, तो ये सुन ही नहीं पाएगा। करेक्ट। तो मून पे बात करने के लिए यहाँ पे वॉकी टॉकी लगी हुई होगी और यहाँ पे भी वॉकी टॉकी लगी हुई रहेगी। ठीक है, तो ये किससे बात करेंगे एक दूसरे के साथ? वॉकी टॉकीज़ के साथ। यानी जो भी आप बोलोगे एक मशीन में जाएगी, वो मशीन उस ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल बना देगा और वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होके यहाँ आएगी। ये आदमी इसको रिसीव करेगा, है ना, इस रेडियो सिग्नल को अगेन कन्वर्ट करेगा ऑडियो सिग्नल में और ये सुन पाएगा। ठीक है, इसी तरह ये बोलेगा तो इसकी ऑडियो सिग्नल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट होगी, वो आप तक पहुंचेगी और फिर आपका मशीन इसकी रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आप सुन पाओगे। तो इस तरह से मून पे हम बात कर पाते हैं। तो कौन सी वेव इम्पोर्टेंट है? रेडियो वेव। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है? नेम वन सॉलिड, वन लिक्विड एंड वन गैस थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल। तो एक सॉलिड बताना है, एक लिक्विड बताना है और एक गैस बताना है जिससे साउंड पास कर सकती है। तो सॉलिड कुछ भी हो सकती है, लेट्स से चेयर, टेबल, है ना। तो सॉलिड में हमने चेयर डाल दी, लिक्विड में वाटर डाल दी, ओके, और गैस तो एयर है ही, है ना। तो गैस के लिए हम क्या यूज करेंगे? एयर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड? वाटर, वैक्यूम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन गैस। तो इनमें से कौन साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी चीज़ है? वैक्यूम। वैक्यूम में से होकर साउंड नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। किसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है? तो फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। ओके, इसकी एसआई यूनिट जो है क्या होती है? हर्ट्ज। और इसको डिनोट करते हैं एच जेड से। करेक्ट, इसको डिनोट करते हैं किससे? एच और स्मॉल जेड से। इसी की एसआई यूनिट जो होती है उसको साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ओके, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा CPS, साइकिल पर सेकेंड। क्लियर हो गए? अभी नेक्स्ट सवाल 7 देखो क्या कह रहा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो हो गया, सेम सवाल है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है ना। नेक्स्ट 8, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ? ओके, तो डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से हम जिस वेव को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, नेक्स्ट सवाल, बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ जो होगी उसको हम डिनोट करेंगे ट्रांसवर्स वेव। ओके,
तो ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंट होती है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से, और लॉन्गिट्यूडनल वेव रिप्रेजेंट होती है डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 9, इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन वाटर और इन स्टील? साउंड का स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है, वाटर में या स्टील में? तो स्टील क्या है, सॉलिड है ना, तो इसलिए साउंड की स्पीड क्या होगी, उसमें ज़्यादा होगी। स्टील में क्या होती है, साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस आंसर को 9th को कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड is more in steel than the water, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, एयर एंड आयरन? तो अगेन एयर क्या हो गई, गैस हो गई, आयरन क्या हो गई, सॉलिड हो गई। तो साउंड कहाँ फास्टर ट्रैवल करेगा, आयरन में। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट, एयर, वाटर और स्टील? स्टील क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और एयर गैस है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ यानी फास्टेस्ट साउंड मूव करेगा स्टील में से होकर, उसके बाद लिक्विड वाटर और देन गैस एयर। ओके, तो फास्टेस्ट किस में होगी, स्टील में, फिर वाटर और फिर एयर। क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट? तो किस में स्लोएस्ट ट्रेवल करेगी, गैसेस में। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी, सॉलिड्स में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ साउंड इन कॉपर एंड विच इन एल्यूमिनियम? तो इनमें से कॉपर और एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड क्या होगी? ओके, तो जो कॉपर में साउंड की स्पीड होगी वो होगी कुछ 3750 मीटर पर सेकेंड, और एल्युमिनियम में जो साउंड की स्पीड होगी वो उससे ज़्यादा होती है, वो होगी 5100 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा वाला क्वेश्चंस है, और भी मटेरियल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ यू वांट टू हियर अ ट्रेन approaching from far away, why is it more convenient to put the ear to the track? कह रहा देखो ये रेलवे ट्रैक है ओके यहाँ पे आप खड़े हो, क्लियर, और ट्रेन काफ़ी दूर है, मान लो यहाँ ट्रेन है, ओके, तो आप इस ट्रेन की आवाज़ कन्वीनियंटली यानी आसानी से सुन सकते हो जब आप अपनी कान को ट्रैक पे डाल दो, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड जो है ये स्टील की जो रेल है उसमें फास्टर ट्रैवल करेगी कंपेयर टू एयर से होकर जो आपके पास आएगी, करेक्ट। तो साउंड जो है फास्टर किस में ट्रैवल करती है, सॉलिड में, तो यहाँ स्टील में यानी ट्रैक में ज़्यादा तेज़ी के साथ आप तक पहुँचेगी, इसलिए आप दूर से ही इसको क्लियरली सुन सकते हो। समझ में आ गया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इन वाटर, इन आयरन? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये याद भी रखना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी देखना है वो क्या बता रहा। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो होगा वो 1498 मीटर पर सेकेंड,
और स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन 5000 प्लस होती है। ओके, 5130 मीटर पर सेकेंड। अब इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट नेम इज गिवन टू दोज एयरक्राफ्ट्स which fly at speeds greater than the speed of sound। तो ऐसी एयरक्राफ्ट जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर फ्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स। A jet aircraft flies at a speed of 410 meter per second. What is this speed known as? एक जेट एयरक्राफ्ट जो कि 410 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लाई कर रही है, 410 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? देखो, ये जो स्पीड है एयर में जो साउंड की स्पीड होती है 344 उससे ज़्यादा है, इसलिए इस स्पीड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सुपरसोनिक स्पीड? बस अब यही डेफिनेशंस बन जाएगी, है ना। सुपरसोनिक स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड की मैग्नीट्यूड जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो एयर में, समझ में, उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। क्लियर? तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का स्पीड। क्लियर? कब? इसके लिए कंडीशंस क्या डालना होगा? is greater than the speed of sound in air is called supersonic speed। okay, the speed of an object is greater than the speed of sound in air is called supersonic speed। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 19। State one observations from everyday life which shows that speed travels much more slow than speed of sound travels मच मोर स्लो देन लाइट। ओके, तो एक ऐसा इवेंट बताओ, घटना बताओ, सिचुएशंस बताओ, ऑब्जर्वेशंस बताओ जहां आप पाते हो कि साउंड की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है अगर हम लाइट की स्पीड से उसकी तुलना करें तो। ओके, तो सबसे बेस्ट चीज़ है क्रैकर, है ना। जब क्रैकर बर्स्ट करती है ना, तो लाइट हमें पहले दिखती है और साउंड काफ़ी देर बाद आती है। ओके, सिमिलरली जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, करेक्ट, हमें बिजली यानी लाइटनिंग जो होती है, लाइट रे, वो आर्क पहले दिख जाती है और साउंड बाद में आता है। तो ये दो कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Name the two types of waves which can be generated in a long flexible spring। तो ये अगर लंबी और फ्लेक्सिबल स्प्रिंग हो, है ना, या उसको सिलिंकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिंकी में कौन सी दो टाइप्स की वेव जनरेट की जा सकती है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन नंबर 21। A stone is dropped on the surface of water in a pond. Name the types of waves produced।
तो देखो यहाँ एक पॉन्ड है, इसमें क्या करो, एक पत्थर फेंको, तो किस टाइप्स की ये वेव जनरेट होगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल होगी, सर्कुलर होगी, क्या होगी, किस टाइप की होगी, ये हमें बताना है। तो पॉन्ड्स में जो वेव होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसवर्स वेव, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 22, name the type of waves produced when a tuning fork is stuck in air। जब ट्यूनिंग फॉर्क को हवा में स्ट्रक करेंगे तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? आंसर लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द वेव कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनती है, और क्रेस्ट एंड ट्रफ बनती है ट्रांसवर्स वेव में। क्वेश्चन नंबर 24, state the general name of the waves in which the particles of medium vibrate in the same direction of wave। मान लो वेव इस डायरेक्शंस में जा रही है और मीडियम की पार्टिकल भी इसी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शंस में वेव जा रही है उसी डायरेक्शंस में मीडियम की पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रही है, तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। मान लो वेव की डायरेक्शंस ये है और जो मीडियम की पार्टिकल है उसकी वाइब्रेशंस करने की डायरेक्शंस ये है, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। करेक्ट, तो 24 का सेकेंड क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, और फर्स्ट हो जाएगा लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन नंबर 25, what type of wave are illustrated by the movement of a rope whose one end is fixed to a pole and other end is moved up and down? तो देखो ये रोप है, उसका एक एंड पोल से फिक्स है और इसको ऊपर नीचे स्नैप करते हैं, यानी ये मूव करेगी, तो ये इस तरह की फिगर बनाएगी, है ना। तो ये कौन सी वेव हो गई, ये हो गई ट्रांसवर्स वेव। Question number 26, what should an object do to produce sound? एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा ताकि वो साउंड को प्रोड्यूस करे, है ना, वाइब्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट शुड वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। Question number 27, what is the name of the strings which vibrate in our voice box when we talk? जब हम बात करते हैं तो हमारे गले में जो वॉइस बॉक्स है उसमें क्या वाइब्रेट करती है, कुछ वाइब्रेट करती है तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो गले में जो होती है यानी वॉइस बॉक्स में जो होती है एक वोकल कॉर्ड्स होती है, और वो वोकल कॉर्ड ही क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रिंग्स विच वाइब्रेट इन आर वॉइस बॉक्स व्हेन वी टॉक? हो गई ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन एयर? साउंड वेव्स जो हवा में होती हैं, एयर में होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन द prongs of a sound making tuning fork touch the surface of water in a beaker the water gets splashed। ओके देखो यहाँ पे मान लो बीकर में वाटर पड़ी हुई है, ओके, और एक ट्यूनिंग फोर्क है ना, इस तरह की होती है ना ट्यूनिंग फोर्क, ओके। ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रही है, क्लियर। जब इसको टच किया जाएगा इस वाटर में तो ये वाटर क्या होती है, स्प्लैश होती है। इससे आप क्या इन्फर करते हो, क्या मतलब निकालते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो? तो देखो जब ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रही होती है, इसका मतलब है उस समय उसकी प्रॉन्ग एनर्जी कैरी करती है, और जब इसको टच की जाती है वाटर के साथ तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है वाटर में, और इसलिए वाटर जो है अपने पोजीशन से क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है, करेक्ट, मतलब एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है, ओके। इसलिए वाटर कैसा दिखता है, स्प्लैश्ड दिखता है, डिस्प्लेस्ड हुआ दिखता है, ओके। तो इससे इन्फरेंस यही निकलेगी कि ट्यूनिंग फोर्क एनर्जी कैरी करती है, और जब वाटर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। क्वेश्चन नंबर 31 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी travels to our ears by the actual movement of ear। नहीं, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ईयर की वजह से नहीं होता है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन एयर एंड विच इज वन फास्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, लाइट एंड साउंड। तो सबसे फास्ट लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसके बाद साउंड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है, फिर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की होती है, और फिर साउंड की होती है कहाँ, एयर में। क्वेश्चन नंबर 33 विच टर्म इज यूज टू डिनोट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक, उस टर्म का नाम क्या है, सुपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 34 इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, एयर और हाइड्रोजन। एयर या हाइड्रोजन, किस में साउंड फास्टर ट्रेवल करती है? तो साउंड जो है वो फास्टर ट्रेवल्स करती है हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 35 अ ट्यूनिंग फोर्क हैज ए नंबर 256 मार्क्ड ऑन इट। व्हाट डज दिस मीन्स, नंबर सिग्निफाई। इसका मतलब होता है ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 बार वाइब्रेट करेगी, ठीक है, यानी 256 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर एक ट्यूनिंग फोर्क है ना, ओके, इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 256, मतलब जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 256 हर्ट्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 200 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200 हर्ट्ज, टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 1/f, तो 1/200 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0.5 × 10⁻², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ सेकेंड। 5 × 10⁻³ को हम लिखते हैं 5 मिली सेकेंड,
इसका मतलब होता है 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 5 मिली सेकेंड, या फिर इसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.02। टाइम पीरियड कितनी दी हुई है? 0.02। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1/0.02, डेसिमल हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई? 50। तो कितनी हर्ट्ज हो जाएगी? 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 38, what will be the change in the wavelength of a sound wave in air if its frequency is double? कह रहा है वेवलेंथ में कितनी बदलाव आएगी एयर में अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड है उस चीज़ को देखो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी इज डबल। फ्रीक्वेंसी को जब आप डबल करोगे, करेक्ट, ओके, तो वेवलेंथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा? वेवलेंथ डेफिनेट, ये क्योंकि v कांस्टेंट है, क्लियर, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, है ना। इसको डिटेल से मैं समझाता हूँ जगह बना के। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या हो गई? स्पीड ऑफ साउंड हो गई, क्लियर हो। अगर आप इसको ऐसे लिखो f1 λ1 इक्वल टू v और f2 λ2 इक्वल टू भी v ही होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। f3 λ3 भी क्या होगा? v ही होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हमेशा कांस्टेंट होती है। तो f1 λ1 इक्वल टू f2 λ2 होगा, क्योंकि ये f1 λ1 भी v है और f2 λ2 भी v है। अब वैल्यू पुट करो, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है पहले फ्रीक्वेंसी f थी तो वेवलेंथ लैम्डा थी, करेक्ट, ओके। अब जो है हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को मान लो डबल कर दिया, क्लियर। तो वेवलेंथ को क्या करेंगे? पुरानी वाली जो वेवलेंथ है उसको हम क्या करेंगे? आधा करेंगे, है ना, तभी तो ये कैंसिल होके इसके बराबर आएगी, ओके। (39) If 20 waves are produced per second, what is the frequency in hertz? तो 20 वेव्स है, 20 वेव्स मतलब 20 साइकिल पर सेकेंड, तो इसकी हर्ट्ज में क्या हो जाएगी वैल्यू? 20 हर्ट्ज। मैंने पहले ही सिखाया था 1 साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज होती है, तो 20 साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 20 हर्ट्ज होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 का ए, साउंड इज कॉज्ड बाय, साउंड किस वजह से होता है? वाइब्रेशंस की वजह से होता है, ओके। एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। अ साउंड वेव कंसिस्ट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ हायर प्रेशर कॉल्ड compressions and places of lower pressure called rarefaction.
waves speed in meter per second equals frequency in hertz multiply by dash in dash. Wavelength in meter, frequency in hertz multiply by wavelength in meter. The speed of sound in a solid, अच्छा ये छूट गई. Sound wave cannot travel through vacuum. The speed of sound in a solid is less than the speed of sound in air. More than. When the frequency of the sound is increased, the wavelength must decreases. ओके तो ये वेरी शॉर्ट आंसर का फर्स्ट पार्ट